आज की कहानी सुनाने के बारे में जब मैंने सोचा तो पहले सोचा कि कहानी ना सुनाऊं क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सर्दी हो चुकी है। अब सर्दी कैसे हो चुकी है, जो मौसम है वो इस तरीके का हो गया है कि अगर जो चादर होती है उसके अंदर मुँह लिया जाए तो गर्मी लगती है और बाहर निकालो तो ठंड लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पंखा चलाया जाए, अब जब पंखा चलाते हैं तो ठंड हो जाती है, ना चलाए तो गर्मी। इसकी वजह से जब मौसम बदल रहा है तो मौसम बदलने की वजह से जो सर्दी ज़ुकाम जैसी जो चीज़ें हैं ये इंसान को घेर लेती हैं। अब यही सिलसिला हमारे साथ हो गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान जब क्राइम के रास्ते पर चलता है तो वो अपनी कुछ गलत चीज़ें जो होती हैं, जो कुछ गलत आदतें होती हैं, यानी सीधे सीधे तौर पे मैं आप लोगों से कहूँ, अगर कोई इंसान अवैध संबंधों में होता है और अवैध संबंधों के चलते जब वो किसी के साथ में आपत्तिजनक हालत में शारीरिक संबंध बना रहा होता है और अगर उसको कोई देख लेता है, उसके बाद में वो इंसान अपनी जो कमी होती है, अपना जो बुरा काम होता है उसको छुपाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचता है। उस षड्यंत्र के तहत न जाने वो किस तरीके का क्राइम कर जाए उसको भी नहीं पता, लेकिन वो जो क्राइम करता है, क्राइम करने से पहले वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि अगर वो इस तरीके का क्राइम कर देगा तो उसके जो भी पाप हैं ये छुप जाएंगे और दुनिया तक उसके जो कर्म है ये दुनिया को पता ही नहीं चलेंगे, यानी वो बाइज्जत बरी होकर साफ साफ इस दलदल से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अवैध संबंध एक ऐसी दलदल है कि इसके अंदर जो भी जाता है शुरुआत में तो उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस दलदल से वो निकल नहीं आता, बल्कि इस दलदल के अंदर उल्टा फंसता चला जाता है। और आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि अपनी प्रेमिका के साथ में आपत्तिजनक हालत में होता है और उसके बाद में उसे कोई देखता है और उसके बाद में जो होता है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर कोई इंसान अपने बुरे काम को छुपाने के लिए आखिर इस तरीके का बेरहम वाला कृत्य कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग के जो भी कमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा। आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं या फिर किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुरादाबाद। और दोस्तों, इसी मुरादाबाद के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, भोजपुर थाना। और इसी भोजपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सिडलो गांव। और इसी सिडलो गांव में एक परिवार रहता है। परिवार के अंदर यूसुफ, उसकी पत्नी और उसका एक 8 साल का बेटा भी है जिसका नाम है मोहम्मद रज़ा। यानी यूसुफ अपने बेटे मोहम्मद रज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। यूसुफ मेहनत मजदूरी करता था। बेटा जो था मोहम्मद रज़ा स्कूल भी जाता था, यानी उसकी पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेदारी थी ये मोहम्मद यूसुफ जो था ये अच्छी तरीके से ओढ़ रहा था। जो यूसुफ की पत्नी थी ये भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हमेशा अगर इसका बेटा कुछ जिद करता, कुछ ऐसी चीज़ मांगता, चाहे भले ही वो महंगी हो, चाहे भले ही वो यूसुफ की पहुँच से बाहर हो, लेकिन उसके बावजूद भी यूसुफ जो था वो अपने बेटे को वो चीज़ ज़रूर लेके देता। इस तरीके से वो अपने बेटे का ख्याल रख रहा था। हो भी क्यों ना, दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो वो अपने बच्चे का इसी तरीके से ख्याल रखता है। वो चीज़ अलग है कि किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, लेकिन बाप हमेशा अपने बेटे के लिए राजा होता है। इसी तरीके से सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक तारीख आती है 30 सितंबर साल 2023। और दोस्तों, 30 सितंबर साल 2023 वाले दिन जो मोहम्मद रज़ा होता है, जो मैंने आप लोग को बताया नाम लड़के का जिसकी उम्र 8 साल है, ये अपने स्कूल जाता है। अब जब वो स्कूल चला जाता है तो उधर जो इसका पिता यूसुफ है ये भी अपने काम पे चला जाता है। जो माँ है वो अपना घर का काम काज करने लगती है। लेकिन दोस्तों, स्कूल की छुट्टी होती है, बाकायदा जो मोहम्मद रज़ा होता है ये घर आता है। घर आने के बाद में खाना खाता है और खाना खाने के बाद में अपनी माँ से कहता है कि गाँव के अंदर ही कबड्डी का गेम हो रहा है, बस वो कबड्डी देखने जा रहा है। उसके बाद में जो मोहम्मद रज़ा था ये अपने ही गाँव में कबड्डी देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद से ये लौट कर नहीं आता। कबड्डी भी ख़त्म हो जाती है, दिन पूरा गुजर जाता है और मोहम्मद रज़ा जो था ये अभी तक नहीं आया था। अब जब मोहम्मद रज़ा आता नहीं है तो जो यूसुफ है, यानी मोहम्मद रज़ा की जो माँ है और यूसुफ इसका पति है लड़की का, तो ये जो लड़की है ये परेशान हो जाती है। अब परेशान होती है तो ये अपने पति यूसुफ से भी कहती है कि बेटा मोहम्मद रज़ा अभी तक नहीं आया। अब यूसुफ जो था वो भी अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देता है। बाकी के जो घर वाले होते हैं वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। यूसुफ का छोटा भाई
जिसका नाम मैं आप लोगों को बताऊं मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा अली भी अपने भतीजे को ढूंढना शुरू कर देता है। अब ये दोनों भाई मिलकर अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। घर का जो मासूम बच्चा है मोहम्मद रज़ा, जिसकी उम्र 8 साल है। यूसुफ भी ढूंढ रहा है पिता। चाचा जो मुस्तफ़ा अली है वो भी ढूंढ रहा है। अब ये दोनों अपने भतीजे को और बेटे को ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन इस बच्चे का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। अब दोस्तों, जब बच्चे का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है तो अब आस पड़ोस में, गांव में अगर कहीं ऐसी जगह वो जा सकता था, यानी कोई दोस्त, उन दोस्तों के घर पे जाके देखा जाता है। अब जब दोस्तों के घर पे पहुंचा जाता है तो वहाँ से दोस्त भी यही बात कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा, वो तो कबड्डी का मैच देख रहा था, लेकिन उसके पास से उसे घर जाना चाहिए था, आखिर घर क्यों नहीं पहुँचा। अब घर परिवार वाले परेशान हैं, इसलिए रात भर तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बाद में अगले ही दिन ये पुलिस थाने जाते हैं। और पुलिस थाने जाने के बाद में ये जो लड़का है मोहम्मद रज़ा, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। और पुलिस भी बाकायदा रिपोर्ट लिखती है, इनसे कहती है कि तुम घर जाओ, हम इस बच्चे की तलाश जारी करते हैं। बाकायदा उस बच्चे का फ़ोटो वगैरह ले लिया जाता है। अब दोस्तों, इधर पुलिस अपनी छानबीन शुरू ही करने वाली होती है कि इसी बीच में ये जो परिवार है, इसमें जो पिता यूसुफ है, इसको खबर मिलती है कि गाँव के ही पास में एक छोटा सा बाग है, जो कि इनके घर से 100 मीटर की दूरी पे, वहीं पर किसी बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये खबर मिलती है तो यूसुफ जो था वो भी दौड़ा दौड़ा भागा जाता है। चाचा जो था, जिसका नाम मुस्तफ़ा अली है, वो भी दौड़ा दौड़ा भागा जाता है। तो बाकी परिवार के जो सदस्य थे, जो माँ थी, ये भी भागे वहाँ पर पहुँचते हैं। अब वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो लोगों की एक भीड़ होती है, लोगों का एक हुजूम वहाँ पर उमड़ा हुआ होता है। जैसे तैसे करके ये घर वाले उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही लोग उस डेड बॉडी के पास में पहुंचते हैं, नज़दीक में पहुंचते हैं, इनके तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल जिस बच्चे की वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि इनके ही घर का चश्मचिराग, जिसका नाम मोहम्मद रज़ा था, जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, जो कि अपने स्कूल से आने के बाद में कबड्डी खेलने के लिए गया हुआ था। अब जब इस तरीके से ये अपने बच्चे को देखते हैं, अपने घर के चिराग को देखते हैं, ये तो दहाड़े मार कर फूट कर रोने लग जाते हैं। उसी समय कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस की जो टीम थी, ये भी अपनी गाड़ी उठाती है, तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग चीरे से चिर नहीं रहे हैं। उसके बाद में लोगों को हटाते हुए, साइड से करते हुए पुलिस उस डेड बॉडी तक पहुंचती है। और डेड बॉडी तक पहुंचने के बाद में सबसे पहले पुलिस उस पूरे घटनास्थल को बहुत ही बारीकी से उसका मुआयना करती है। कहीं पर ऐसा हो कि कातिल ने कुछ सुराग छोड़ा हो, कोई सबूत छोड़ा हो, तो एटलीस्ट ये पता चल सके कि कातिल कौन है। लेकिन दोस्तों, कहीं से भी कातिल ने ना तो कोई सुराग छोड़ा था, ना तो कुछ ऐसी चीज़ें, ना तो कुछ ऐसा संदिग्ध मिलता है वहाँ से जिससे पुलिस ये समझ सके कि कातिल कौन है। उसके बाद में दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के बाद में सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, पुलिस इधर इस मामले में पूछताछ शुरू करती है। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि सुबह सुबह हम लोग निकले थे, जानवरों के लिए कुछ चारा वारा लेने के लिए निकले थे, लेकिन उसी समय हम लोग देखते हैं कि इस बाग के अंदर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। हम लोग पास पहुँचते हैं तो ये जो डेड बॉडी थी, ये इसी मोहम्मद रज़ा की थी। उसके बाद में इसके घर परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, घर परिवार वालों को बताया जाता है। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले बारी बारी से सबके बयान लिखवाते हैं। उसके बाद में ये जो घर परिवार के लोग थे, इसमें जो पिता था जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ, इसके बयान भी लिखवाए जाते हैं। चाचा जो था जिसका नाम मुस्तफ़ा अली था, इसके भी बयान लिखवाए जाते हैं। और उसके बाद में पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगती है। अब दोस्तों, उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो यही होता है कि इस बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। इसलिए पुलिस अब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अपने पास रख लेती है। शव को जो था वो परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। इधर शव का अंतिम संस्कार हो जाता है। अब पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। पूरे गांव के अंदर बारी बारी से हर एक व्यक्ति से जाकर पूछा जाता है, लेकिन जितने भी लोग थे वो यही बताते हैं कि साहब, हमने तो जो मोहम्मद रज़ा है उसको नहीं देखा था। और जो बच्चे होते हैं उनसे भी पूछा जाता है तो कुछ बच्चे ये तो बताते हैं कि मोहम्मद रज़ा जो था ये कबड्डी का मैच देखने गया हुआ था, लेकिन वहाँ से कहाँ गया इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। इसलिए दिन ब दिन गुजरने लगता है, ये जो केस था ये धूमल होने लगता है। लगभग 15 से 16 दिन गुजर जाते हैं इस पूरे मामले में, लेकिन अभी तक पुलिस को ना तो ये पता चल सका था कि कातिल कौन है और कत्ल करने के पीछे वजह क्या है, ना तो इस बात का खुलासा हो सका था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में पुलिस की एक टीम जो कि बहुत ही गुपचुप तरीके से इस जो लड़का जो ख़त्म हुआ था मोहम्मद रज़ा, जिसकी हत्या की गई थी, और इसके जो पिता हैं जिसका नाम यूसुफ, इनके घर के आसपास जाने के बाद में कुछ लोगों से पूछताछ करती है। अब जब कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती हैं जिसका वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। अब दोस्तों, जब पुलिस को शक होता है तो सबसे पहले जो यूसुफ का छोटा भाई है जिसका नाम मुस्तफ़ा अली, इसको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है
और दोस्तों जब पुलिस थाने लाने के बाद में जब इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है जो उसने पहले बताई थी। लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका था कि कातिल अगर कोई है तो ये चाचा ही है। उसके बाद में जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये जो चाचा था ये पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों ये जो कहानी थी वाकई हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी, रिश्तों को तोड़ देने वाली कहानी थी। दरअसल ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मुस्तफ़ा अली, ये बताता है कि अपने परिवार में अच्छा खासा रहता था। उसी समय इसके बड़े भाई की शादी हो जाती है जिसका नाम यूसुफ, और जो मेरी भाभी है जब वो शादी करने के बाद में मेरे भाई की ज़िंदगी में आती है, मेरे घर में रहना शुरू कर देती है। और जो मेरा भाई था ये काम के सिलसिले में बाहर जाता है। उसी बीच में मेरी जो हंसी मजाक है ये मेरी भाभी के साथ में शुरू हो जाती है। उसके बाद में इसका एक बेटा भी हो जाता है। समय धीरे धीरे यूं ही गुजरने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बेटा थोड़ा बड़ा होता है उधर जो भाई थे ये भी अपने कामों में बिजी हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ चुकी थी। लेकिन इसी बीच में जो मेरी हंसी मजाक थी मेरी भाभी के साथ में ज़्यादातर बढ़ती गई और हम अक्सर डबल मीनिंग बात किया करते थे, जिससे मेरी भाभी को भी ये समझने में देर ना लगती है कि आखिर जो मुस्तफ़ा अली है ये चाहता क्या है। अब जो मुस्तफ़ा अली इस तरीके की बातें लगातार अपनी भाभी के साथ में करता तो भाभी समझ जाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्यार का एक बार इकरार होता है और जितने भी रिश्ते थे, जितने भी बंधन थे, जितनी भी मर्यादाएं थी इन लोगों की, वो सारी की सारी इस यूसुफ के घर में टूटती हैं। और यूसुफ के ही बेड पर ये जो मोहम्मद अली था ये अपनी ही भाभी के साथ में मुस्तफ़ा अली लगातार शारीरिक संबंध बनाता, रिश्तों को चकनाचूर करता और जब तक इसका मन न भर जाता, जब तक ये अपनी भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता। लेकिन दोस्तों ये जो शारीरिक संबंध बनना शुरू हुए थे ये रुकने के लिए नहीं हुए थे। जब एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लगता। जब कभी भी यूसुफ अपने घर से बाहर जाता, जो मुस्तफ़ा अली है ये अपनी भाभी के साथ में लगातार शारीरिक संबंध बनाता। इसी बीच में एक तारीख आती है 30 सितंबर साल 2023 और 30 सितंबर साल 2023 को जब यूसुफ काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है तो उसी समय इसकी जो पत्नी होती है तुरंत अपने देवर मुस्तफ़ा अली को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि उसका जो बेटा है मोहम्मद रज़ा ये भी स्कूल गया है, पति भी घर पे नहीं है, तुम आ जाओ। उसके बाद में जो देवर था आता है और अपनी भाभी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है कि उसी समय जो मोहम्मद रज़ा था बेटा जिसकी उम्र 8 साल है ये अपने घर में आ जाता है। अब जैसे ही ये बच्चा घर के अंदर आता है तो देखता क्या है कि इसकी जो माँ है बिना कपड़ों के उसके ही चाचा के साथ में लिपटी हुई है, उसके चाचा के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। अब जो मोहम्मद रज़ा था ये वहाँ तुरंत दबे पाँव घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन किसी को भी कुछ बताता नहीं है। उधर जो चाचा था जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया मुस्तफ़ा अली, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मासूम बच्चा है किसी से इस बारे में कह दे, और अगर इसने किसी से भूल से भी कुछ कह दिया तो इसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए एक प्लान बनाता है और प्लान के तहत जो तारीख आती है 30 सितंबर साल 2023, जब इसी दिन जो मोहम्मद रज़ा था जब ये कबड्डी का मैच देखने के लिए जाता है, उसी समय जो चाचा था अपने भतीजे को बहाने से बुलाता है और अपने ही गमछे से उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में उसके शव को कहीं जंगल में फेंक कर वहाँ से 9-11 हो जाता है और परिवार के ही साथ में अपने ही भतीजों को ढूंढने का नाटक करने लगता है। रोता है, दहाड़े मारता है, साथ में अपने भैया को लेता है, सीधा पुलिस थाने जाता है और रिपोर्ट भी लिखवाता है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने 2 महीने के बाद में इस पूरे केस का खुलासा किया तो वाकई लोग हैरान थे, लोग परेशान भी थे और लोग यही सोच रहे थे कि आखिर लोग अवैध संबंधों में ना तो रिश्ता देखते हैं और कत्ल करने के लिए भी ना वो बच्चा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं, बस कत्ल कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग को जो भी कमेंट्स रहे हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें पहला कमेंट्स है विनोद उपाध्याय का। लिखते हैं शावेज मलिक जी नमस्कार, आप कहानी में दिन प्रतिदिन इम्प्रूव आता जा रहा है और आप जो कहानी सुनाते हैं ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो विनोद उपाध्याय जी नमस्कार, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम, कैसे हैं? उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है यह है समीर दास का है। लिखते हैं मलिक साहब आपकी आवाज़ में एक अलग सी कशिश है, आप बहुत ही रिसर्च करके अपने अंदाज में बोलते हो जो सुनने से ज़्यादा सुनने का अलग ही मज़ा है। आप अपनी कोशिश करते रहिए, भगवान आपको ज़रूर आपकी कोशिश को दुआ देगा, गॉड ब्लेस यू। तो समीर दास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भैया जी, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, नमस्कार जी। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, अवैध संबंधों में जो जाता है उसको कभी ना कभी यही सज़ा होती है।
तो अनुज गोदारा जी नमस्कार, आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरीके से अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, आपने कहा कोई मजाक करे तो अपने पति को बताना चाहिए, लेकिन आजकल की भाभी को भी मजाक अच्छा लगता है, तभी तो प्राय मर्द की जो तारीफ़ होती है वो भाभी को मज़ा आता है उसमें और वो चुप रहती है, और देखते ही देखते लोग जो हैं वो इस अवैध संबंधों में घुस जाते हैं। थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी आपने जो कहा ये 100% सच है। आजकल की जो महिलाएं होती हैं ये पराये मर्द से तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और यहीं पर इन महिलाओं की गलती होती है। दोस्तों, अपने पति के अलावा किसी भी महिला को किसी के मुंह से भी तारीफ़ सुननी नहीं चाहिए, और अगर कोई पुरुष उसको रिझाने के लिए उसकी तारीफ़ करता है तो उसको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ये उसके साथ में फ्लर्ट कर रहा है और उसका इस्तेमाल करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, ये कहानी थी जो मैंने आप लोग को सुनाई। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।